गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल रिलैक्स होने का है सबसे पहले तो। ठीक है, क्या है कि अपन जब अपनी एकेडमिक लेवल की पढ़ाई खत्म कर देते हैं ना, स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह, 12th तक, उसके बाद जब सीए टाइप का कोर्स करने आते हैं अपन, सीए टाइप का कोर्स, सीए सीएस टाइप का कोर्स, तो मार्केट में अपने को डराया भी जाता है, और ये सीए बहुत टफ है और ऐसा है और ऐसा है। तो आधा दिमाग खराब तो उसकी वजह से हो जाता है कि अरे यार साला, मैं पढ़ाई करूं कि मैं ये सब टेंशन लूं कि टफ है वगैरह। सो आई जस्ट वांट यू, एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल हल्का महसूस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोगों को डराया गया है कि यार ये टफ है और वो है, तो ये मत भूलो कि तुम लोग भी टफ हो, तुम लोग भी बहुत अच्छे खासे हो। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। ठीक है, हमें एक नारा याद रखना है हमेशा, यस वी कैन। यस वी कैन मतलब हम कर सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि यार कितना टफ है और क्या टफ है, मुद्दा ये है कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, कम टू द पॉइंट, लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम जय चावला है, मैं भोपाल से हूं, पुणे शिफ्ट हुआ हूं। मैं सीए बना 2011 में, 2011 में मैं सीए बना। 2011 में सीए बनने से पहले ही, सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद, सीए फाइनल में जब मैं था, तो मैंने टीचिंग करना शुरू कर दिया था, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। बट मेरी प्रोफेशनल टीचिंग एक्चुअली में 2011 में शुरू हुई, सीए बनने के बाद प्रोफेशनल टीचिंग पढ़ाने की। मैं तब से पढ़ा रहा हूं। मैं शुरू से अकाउंट्स ही पढ़ाता हूं, फाउंडेशन वाले बच्चों को, उसके बाद सीए इंटर वाले बच्चों को, और उसके बाद सीए फाइनल वाले बच्चों के। मतलब मैं फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक पढ़ाता हूं। सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सफर एक्चुअली उल्टा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले फाइनल वालों को पढ़ाया, फिर इंटर वालों को पढ़ाया, फिर फाउंडेशन पे आया। फाउंडेशन में मैंने कुछ क्लासेस भोपाल में ली, फाउंडेशन में मैंने कुछ क्लासेस पुणे में ली हैं। हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स पे बात करेंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो अकाउंट्स के साथ उठता हूं, अकाउंट्स के साथ खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, सब कुछ अकाउंट्स के साथ होता है। टेक्निकली अकाउंट्स से मुलाकात पहले हुई, फिर मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, फिर उसी गर्लफ्रेंड को के साथ मैंने शादी कर ली। मतलब लकीली जो गर्लफ्रेंड थी एक ही जिंदगी में, वही मुझे शादी में साथ दे गई। बट उससे पहले अकाउंट्स के साथ मैंने शादी कर ली थी। अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शुरू से रहा है। अपने को पता है कि अगर अपन 70 मार्क्स का पेपर भी करके आते हैं, सपोज टाइम नहीं है अपने पास, जितना भी करके आते हैं, पता है कि वो पूरा का पूरा सही है और अपने पूरे मार्क्स आएंगे, इतना श्योरिटी मेरे को रहती है। मैं चाह रहा हूं कि यही श्योरिटी टाइप की चीज आप में भी रहे, हम ही बच्चों में ये रहनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स आपका पहला पेपर होगा, फाउंडेशन का पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों? आपका फाउंडेशन में अकाउंट्स है, वो आपका बेस क्रिएट करता है। फिर इंटर में आपके अकाउंट्स के दो सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स। फिर फाइनल में तो मतलब बिल्कुल तोड़। फाइनल में जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स आपने सोची भी नहीं होगी कि मतलब फाइनल में किस लेवल की अकाउंट्स करवाई जाती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L पर अपनी चर्चा करनी पड़ती है। अकाउंट्स का आपका कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ने वाला। साला हमारे सीए के कोर्स के नाम में ही अकाउंट छुपा हुआ है, चार्टेड अकाउंटेंट। तो अकाउंट्स हमारा कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ने वाला। आप में से अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अकाउंट्स में डर लगता है, तो डोंट वरी, स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस मैं कोर्स शुरू नहीं करूंगा और मैं बेसिक्स लूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि 11th 12th में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ूंगा। हो सकता है 2-4 लोगों को ये लगे कि यार सर हमारा बेसिक तो स्ट्रांग है, थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है, बट नहीं, वो अगर बोरिंग जा रहा है
तो मेरा यकीन है कि वो बोरिंग नहीं जाएगा। मुझे पता है कि मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है। बहुत सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि 2-3 बच्चे आप यहां पर भी बैठ जाओ, ताकि मेरा बस फोकस इधर ही ना रहे। यहां पर है ना, यहां पर भी 2-3 बच्चे बैठ जाइए आप, बस हाँ, मतलब बस ठीक है। सो गाइस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, qualified in 2011. Then I have done my BCom, MCom. मैंने BCom भी किया, मैंने MCom किया, मैंने कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए हैं अकाउंट से रिलेटेड, जो आपको बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ेंगे कि उन कोर्स का फंडा रीजन वगैरह क्या रहता है। अच्छा जी, उसके बाद बैच की बात करें, हमारा जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच की बात करें। ये बैच हमारा अकाउंट्स का जो है, टेक्निकली ये हमारा 2.5 से 3 महीने लेगा। 2.5 से 3 महीने अपना ये बैच लेगा। इन 2.5 से 3 महीनों में पहला पॉइंट हम सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट, बेसिक्स कवर करने के बाद जब मुझे लगने लगेगा कि बच्चों को बेसिक्स आ रहा है, अब एक लेवल पर आ चुके हैं, उसके बाद अपन कोर्स स्टार्ट करना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स जहां जर्नल एंट्रीज होती ही नहीं है, जो बिना जर्नल एंट्रीज के करवाया जा सकता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, वो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सुना है आपने? BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ऐसे चैप्टर्स जहां जर्नल एंट्रीज नहीं होती हैं उनको अपन समझेंगे। ऐसे चैप्टर्स जहां जर्नल एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, उन चैप्टर्स को शुरू करने से पहले अपन जर्नल एंट्रीज के लॉजिक समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों, वाई डेबिट वाई क्रेडिट, अपन ये समझेंगे। ऐसे करते करते अपन कोर्स करते हुए चलेंगे, राइट। तकरीबन अपनी डेली जो क्लास चलेगी वो अपनी डेली क्लास 2 घंटे के हिसाब से होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है, अदरवाइज अपना डेली लेक्चर लगभग 2 घंटे के आसपास जाएगा। एंड बिलीव मी, मैं आपको यकीन दिलवाना चाहूंगा, जो ये अकाउंट्स का लेक्चर रहने वाला है ना, आपका ये बेस्ट लेक्चर रहने वाला है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि बस आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको कुछ दिन तक आराम से समझते चलना है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट टाइम गुजरने वाला है, बिलीव मी। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना है कि यस आई कैन, ठीक है। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग बनानी है, एक कॉमन कॉपी नहीं होनी चाहिए। आज पहला दिन है तो चलेगा, बट अकाउंट्स का एक सेपरेट कॉपी, अकाउंट्स का एक सेपरेट रजिस्टर, हर सब्जेक्ट का सेपरेट रजिस्टर, ये आपको करना पड़ेगा। बुक्स के रिस्पेक्ट में बात करें अगर, तो मैं आपको बुक्स में क्या क्या प्रोवाइड करूंगा आगे चल के, आपको कैसे कैसे बुक्स मिलेगी, क्या क्या मिलेगा। मैंने बहुत सोचा कि मैं इस बार कुछ नया करूं, इस बार कुछ अलग टाइप से दूं, तो मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा अकाउंट्स का पेपर आता है, एग्जाम में जो पेपर आता है, उसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू फॉल्स का। पहला क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रू फॉल्स। 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स होता है। आपको ये जान के खुशी होगी, ट्रू फॉल्स एक्चुअली क्या होता है, ट्रू फॉल्स आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो बहुत ही इजी टाइप के हैं और एग्जाम में थोड़े से लेवल के आते हैं। तो क्या होता है, जो ट्रू फॉल्स है, आज तक इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं, फाउंडेशन के जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं, उन सारे एग्जाम्स के ट्रू फॉल्स प्लस एग्जाम्स से पहले हमारा इंस्टीट्यूट एक रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है, RTP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTP, रिवीजन टेस्ट पेपर। मतलब बच्चों को बोलता है कि तुम ये टेस्ट देके देखो अपने घर पे, तुम इसको एज अ पूरे सिलेबस का टेस्ट पेपर होता है, हर अटेम्प्ट में आता है। जैसे अभी नवंबर 19 अगर गया या अगर मई 20 गया तो उस अटेम्प्ट का RTP आएगा, ऐसा होता है। तो RTP में भी बहुत सारे ट्रू फॉल्स होते हैं। और RTP के अलावा एक होता है MTP। क्या होता है? फुल फॉर्म
मॉक टेस्ट पेपर्स, उनमें भी ट्रू फॉल्स होता है। मैंने क्या किया, मैंने सभी के ट्रू फॉल्स इकट्ठे करके एक ट्रू फॉल्स की शीट बना ली, लगभग 10 पेजेस की। आज तक जितने भी ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, वो सारे ट्रू फॉल्स मैंने इकट्ठे कर दिए और उनकी आपको एक सेपरेट शीट दी जाएगी बाद में, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स कहां से आता है, पूरे सिलेबस से आता है। ऐसा नहीं है कि ट्रू फॉल्स एक चैप्टर से आता है, पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि मैं ट्रू फॉल्स के जवाब सही दे पा रहा हूं कि नहीं। तो आपको मेरी तरफ से क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको एक ट्रू फॉल्स की शीट मिलेगी, आज तक के ट्रू फॉल्स जितने भी हुए हैं और आगे चल के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उनकी भी मैं शीट अलग से आपको आगे चल के प्रोवाइड करता रहूंगा मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू। ऐसा नहीं कि मैंने अभी दे दी तो आगे के नहीं मिलेंगे, ये काम मेरा ही, ये मेरी ड्यूटी है। नहीं तो बच्चा सोचता है यार ट्रू फॉल्स आगे के मैं खुद कैसे निकालूं वगैरह वगैरह, वो मेरा काम है, आगे आपको शीट मिलती जाएगी। तो मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले एक ट्रू फॉल्स शीट प्रोवाइड होगी, पर ये ट्रू फॉल्स की शीट रेलेवेंट तब होगी जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप उसके जवाब सही दे पाओ। आपको मैं एक बुक दूंगा, डेफिनेटली ये कलर्ड बुक होगी, ऐसा नहीं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक होगा, ये कलर्ड बुक होगा। और इस कलर्ड बुक में क्या क्या कवर होगा, मेरी बात को सुनिएगा, इस कलर्ड बुक में क्या क्या कवर होगा। पहला, ऑल कॉन्सेप्ट्स 100%, सारे कॉन्सेप्ट्स। सर ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बोलते बोलते समझा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं, जो समझा रहा हूं वो सब लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। समझाया अलग, घर पे जाके पढ़ना है अगर वो लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में नहीं, और वो भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ्स देखकर नींद आती है कि नहीं आती है, पॉइंट वाइज, और जो काम की बात है वही लिखी होगी, जो फालतू बात है वो लिखी नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स 100% आपको दिए जाएंगे। और क्या मिलेगा, सीए फाउंडेशन जब हम आते हैं, इंटर करते हैं, तो हमें बुक्स मिलती हैं, बुक्स आपको मिलती हैं, आईसीआई की बुक्स वगैरह आई होंगी, है ना। तो बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में जितने इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस डाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस, ऑल ICAI मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो जो स्टडी मैट आपको मिला है, स्टडी मटेरियल मिला है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे विथ सॉल्यूशंस, राइट। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी, तीसरी चीज सेम जैसा मैंने ट्रू फॉल्स के साथ किया, आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जितनी आरटीपीज आई हैं उन आरटीपीज के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जितनी एमटीपीज इशू हुई हैं उन एमटीपीज के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अकाउंट्स के एक क्वेश्चन है नवंबर 2020 का या नवंबर 2019 का, किसी भी अटेम्प्ट का कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने उस चैप्टर में डायरेक्टली डाल दिया, आरटीपी वाला सा, एग्जाम वाला, एमटीपी वाला, सब उसमें डाल दिया। तो ऑल आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आपको मेरी तरफ से ये सब मिलेगा। तो सर आप मतलब एक बुक में से करवाओगे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे? यस। सर हम कहीं और से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं क्या? यस। हम एक तीसरी चीज भी ट्राई करेंगे बीच बीच में, जहां मुझे लगेगा कि किसी एक चैप्टर में क्वेश्चंस कम है, मैंने भी कम लिए क्योंकि क्वेश्चंस ही अवेलेबल नहीं है, वहां पर अपन स्कैनर से क्वेश्चन करेंगे। कहां से? स्कैनर से क्वेश्चन करेंगे। पर स्कैनर अभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं बोलूंगा बताऊंगा आपको तब लेने की जरूरत पड़ेगी। मैंने भी एक स्कैनर मेरे पास भी रहेगी, मैं आपको स्कैनर से क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा, आपको स्क्रीन पे स्कैनर दिखेगी, क्वेश्चन दिखेंगे, आपको वो करवाते जाऊंगा, पर वो तब जब मैं आपको कहूं। फिलहाल अभी स्कैनर की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये 3 चीजों से आपको पूरा अपना अकाउंट्स कवर करना है। मैं चाहता तो ये बुक सेपरेट बना सकता था
और ये बुक सेपरेट बना सकता था, कॉन्सेप्ट की अलग और ये क्वेश्चन की अलग, पर फिर आपको बर्डन दिखने लगता कि अरे यार इतनी सारी बुक्स हैं, फाउंडेशन में ही दिमाग खराब कर लिया साले ने, इंटर में क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन ही नहीं, सीधी बात है, एक बुक करो, टेंशन ही मत लो, राइट। अच्छा जी, टेस्ट बीच बीच में होंगे और बिना बता के होंगे, सरप्राइज टेस्ट होंगे। मुझे पता है, मैं भी तुम लोगों की तरह था, आज भी अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो घंटा अपने को कुछ फर्क पड़ता है यही फीलिंग आती है अपने को कि अच्छा टेस्ट कल आएंगे ही नहीं भाई छोड़ो यही अपन भी ऐसे ही है, अपन भी तुम्हारी तरह, तो इसीलिए मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं पहले से ही बता रहा हूं हाँ, कि मैं नहीं बताऊंगा, वो बोलते ना कह के लूंगा ठीक है, तो मतलब मैं पहले ही बता रहा हूं कि टेस्ट होंगे और बिना बता के टेस्ट होंगे, सरप्राइज टेस्ट होंगे, याद रखना है ना, हाँ ध्यान रखना। नाम क्या है? निखिल। सो टेस्ट रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए भी, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, टेस्ट जो भी रहेंगे क्लास में, वो टेस्ट आपको भी टेस्ट शीट वगैरह दिए जाएगी, तो आपको भी प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट अपने करने हैं और उसके बाद सोल्यूशन से चेक करने हैं। चलिए, एनीवेज ये आपको मुझे बताना था मेन। सर और क्या रहेगा? डेली रिवीजन करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपन पिछली क्लास में पढ़ेंगे वो अपन अगली क्लास में रिवीजन करेंगे। डेली रिवीजन अपना करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और क्या करेंगे सर? डेली रिवीजन के अलावा अपन एक वीकली या 10 डेज का रिवीजन करेंगे। कैसे? हम अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, हमारा रिटेंशन पावर लिमिटेड है। बहुत सारी चीजें हम रिटेन करके नहीं रख सकते जब तक लॉजिकली ना समझ में आए। अब क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई जैसे ही शुरू होती जाएगी, अभी अपना तुम्हारा इससे पहले लॉ हुआ, अभी अकाउंट्स हुआ, उसके बाद इको होगा, बीसीआर, बीसीके, ये सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, तो ये जैसे जैसे सब्जेक्ट चलते जाएंगे, अभी भारीपन नहीं लग रहा है, पर हो सकता है कुछ दिन बाद भारीपन लगे। कुछ चीजों पर ध्यान दे सको, कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे सको, कुछ होमवर्क कर लिए, कुछ होमवर्क नहीं कर पाए। तो इससे क्या होता है, ये शुरू से होता है और हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो क्या होता है ना, आफ्टर 15-20 डेज अगर मैं आपसे कोई चीज पूछूंगा, क्यों वो वाली क्लास में क्या पढ़ाया था बताओ, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अरे यार क्या पढ़ा था यार, वो कुछ पढ़ा तो था पर याद नहीं है। या फिर टेस्ट ले रहा हूं मैं अभी तुम लोगों का, तो तुम्हें मन में क्या आएगा, अबे साले, मन में अबे साले पहले बता देता, रिवाइज करके आ जाते। मतलब एक आता है कि यार रिवाइज कर लेते काश, या ऐसा कुछ। तो इन चीजों को कैसे दूर किया जाए, ये चीज दूर कैसे हो, मैंने क्या सोचा है, जब मैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर करवाऊंगा तो कॉन्सेप्ट तो अपन साथ साथ करते जाएंगे, उसके क्वेश्चंस भी अपन आईसीआई के साथ साथ करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन छोड़ देंगे, छोड़ ही देंगे, मैं बोलूंगा छोड़ दो, ये तुम भी मत करो। और अचानक से अपन 15 दिन बाद बोलेंगे यार आज एक काम करते हैं, नया कुछ नहीं पढ़ते, आज अपन उठाते हैं पुराना वाला चैप्टर और उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करते हैं। जैसे ही अपन बचे हुए क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके बाद में वापस से दिमाग में चलने लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे वापस से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं वो क्वेश्चंस जब करवाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बचे हुए, तो आपको लगेगा हाँ 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 अब समझ में आ गया, वो कवर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अपना डेली रिवीजन के अलावा 10-12 दिन या वीकली रिवीजन अपना ऐसे भी चलता जाएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ओके, नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट एंड सिलेबस। सब्जेक्ट की बात करते हैं और सिलेबस की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से? ओके, 2 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ये मैंने पेज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, बिल्कुल अभी का अपडेटेड है, ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं, इंस्टीट्यूट वाला दिखा सकूं कि भैया ये कवरेज है, क्या क्या कवर है ये सुन लीजिए। मॉड्यूल 1 में चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। हाँ, ये चैप्टर जरूर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि हाँ यार कौन सी चीज कैपिटल होती है, कौन सी चीज रेवेन्यू होती है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे भी ट्रू फॉल्स आते हैं, है ना, इस पे भी ट्रू फॉल्स आते हैं, कभी कभार एमसीक्यू 1-2 आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, आप मान के चलो कि आपका लगभग ये 5 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितना वेटेज रखता है? 5 से 8 मार्क्स। सारे चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बेसिक्स है। अगर आपको याद हो जब तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में, अच्छा सबसे पहले
कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ग्रेट। साइंस वाले बच्चों से मुझे अलग ही प्यार है, पता है क्यों? नहीं, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, मस्ती मजाक वाली बात नहीं है। साइंस वाले बच्चों से लिटरली मुझे अलग ही प्यार है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके साथ। ये बात फैक्ट है, मैं मानता हूं, हो सकता है आप मेरे साथ इस चीज में एग्री ना करें, बाकी लोग या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पेन ड्राइव पे भी, वो एग्री करें ना करें, बट ये मेरी पर्सनली मानना है कि साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे से ज्यादा समझदार होता है, ज्यादा दिमाग वाला होता है। क्यों? पहले से ही वो टेक्निकल चीजें पढ़ चुका है, तो उसका दिमाग वो टेक्निकलिटी पे ही जाता है कि क्यों, ये काय को। और ये ऐसा इसलिए मैं बोलता हूं कि बे प्रूव्ड हो चुका है। जब मैं फाउंडेशन करता था, मेरे टाइम पे सीपीटी था, आपको याद होगा सीपीटी। आपको पता है सीपीटी कब आया था? सीपीटी से याद आया कि मेरे टाइम पे सीपीटी था, मैं इसलिए बता रहा हूं सीपीटी कब आया था। आपको कुछ पता है सीपीटी की हिस्ट्री? सीपीटी 2006 में आया था, 2006 में। 2006 में मैं 2006 12th पास आउट हूं, और मैंने जब 2006 में डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है, तो सीपीटी आने से पहले सीए फाउंडेशन होता था। यस, ये सीए फाउंडेशन वापस आया है। सीपीटी से पहले सीए फाउंडेशन ही होता था और पूरा राइटिंग सब्जेक्ट होते थे, एमसीक्यू नहीं होता था, इवन मैथमेटिक्स भी राइटिंग होता था, सॉल्व करने का। चारों सब्जेक्ट राइटिंग होती थी। जिस टाइम पे मैं इंटर हुआ 2006 में, आईसीएआई ने सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस छोड़ो पूरी पिक्चर बदल दी, और उन्होंने सीपीटी लॉन्च कर दिया। सीपीटी में चारों सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, जिसमें वो नेगेटिव मार्किंग टाइप का, और हमें ऑप्शन दिया गया कि तुम्हारी मर्जी, तुम ओल्ड वाला सीए फाउंडेशन में जाओ या तुम सीपीटी में जाओ। तो मैं सीपीटी में चला गया, न्यू वाले में, क्योंकि लगा नया नया है, यही अच्छा है। जो चीज नई है उसको अपनाना चाहिए, सीधी बात है बॉस। पुराने से कोई मतलब ही नहीं है, पुरानी को खत्म होने वाली है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जिंदगी का एक रूल है। कोई अगर चीज नई आ रही है मार्केट में, उसी को अप्लाई करो। हो सकता है खराब हो या कुछ हो, बट वो जरूरी है, क्योंकि आगे उसी का फ्यूचर है। सिंपल सी बात। मैंने सीपीटी लिया। आई एम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सीपीटी पेपर। हमारे देश का जो पहला सीपीटी हुआ था नवंबर 2006 में हुआ था, 200 मार्क्स का हुआ था। आई गॉट 185 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 27। तब ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 30 तक होती थी। ऑल इंडिया रैंक 27 इन सीपीटी। आई गॉट 185 मार्क्स आउट ऑफ 200। उसके बाद को ऑल इंडिया रैंक नहीं लगी, टेंशन मत लो यार, सीए इंटर में फेल हो गए अपन। सीए इंटर में दोनों ग्रुप दिए, एक ग्रुप में पास, दूसरे ग्रुप में फेल। दूसरा ग्रुप फिर से दिया, पास। सीए फाइनल में आए, दोनों ग्रुप दिए, एक में पास, दूसरे में फेल। दूसरा फिर से दिया, पास, सीए बन गए। टेंशन ही नहीं, थोड़ा बहुत फेल हुए पर चलता है। आई बात में कि नहीं? तो टेंशन नहीं लेने का। ऑल इंडिया रैंक आने के बाद भी अपन फेल हुए हैं, मैंने फेलियर का चेहरा देखा है, टेंशन मत लो। मैं ऑल इंडिया रैंकर भी हूं तो मैं फेलियर भी हूं, और मैं ये बिल्कुल तरीके से बोलूंगा कि यस आई एम अ फेलियर। कोई बात नहीं, फेल होने के बाद यू टर्न आता है जिंदगी में कि यार फेल हो गए यार, अब करना पड़ेगा कुछ। सो आई वॉज टेलिंग यू कि ये जो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है ये 5 से 8 मार्क्स का है, राइट? आपको पता होगा कि हमारा अकाउंट्स का पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ट्रू फॉल्स आता है और बाकी सॉल्व करना पड़ता है। 3 घंटे का पेपर होता है। ये थियोरिटिकल फ्रेमवर्क आपका 5 से 8 मार्क्स का है। मैं ये बता रहा था साइंस वाला अगर कोई है कि नहीं, कि अगर कोई साइंस वाला है तो बल्कि मुझे ज्यादा खुशी होगी कि ताकि मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूं ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। सो डोंट वरी, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन मत ले, मैं पूरा कवर अप करवाऊंगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने शायद कभी पढ़ा होगा, जब भी आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था तो आपने शायद कभी पढ़ा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपने कुछ ना मटेरियलिटी प्रिंसिपल, आपने कुछ ना कुछ बेसिक्स वगैरह कभी पढ़े होंगे। और अगर नहीं याद आ रहा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैं फिर से पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके 11th-12th क्लास के, वो इस चैप्टर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आते हैं और वो इस वाले चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं।
ये चैप्टर अपना प्रैक्टिकल है, इसमें लेजर एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चैप्टर आपका बेस बनाते हैं, ये दोनों चैप्टर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलो कि लगभग इसका 15 मार्क्स का वेटेज है, मिनिमम 15 मार्क्स इस चैप्टर नंबर 2 में से आता है। ओके ठीक है सर। चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपने ये चैप्टर कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी बैंक तो गए होगे, बैंक गए हो कि नहीं गए हो? हाथ में पासबुक कभी लिए कि नहीं लिए? अरे जल्दी बोलो, हाथ में कभी पासबुक लिए कि नहीं लिए? पासबुक में एंट्री करवाने गए हो कि नहीं गए हो? कभी कभार सुना होगा, शायद तुम्हारे साथ ना हुआ तो सुना होगा, कभी कभार कस्टमर बैंक में जाके लड़ता भी है बैंक मैनेजर से, मेरी एंट्री नहीं दिख रही, मेरी एंट्री नहीं दिख रही, मैंने पैसे जमा किए थे, कहां है इसमें? होता है कि नहीं होता है? बहुत बार पहले होता था, याद है कि नहीं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक की पासबुक में साला बैलेंस कुछ और बता रहा है और मैं जो खाता मेंटेन कर रहा हूं अपना घर पे उसमें बैलेंस कुछ और बता रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दोनों को रिकंसाइल करने का होता है, मर्ज देखना होता है कि क्यों डिफरेंस आया है, तो ये होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरा, इन्वेंट्रीज। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपका सीए फाइनल तक साथ नहीं छोड़ेगा। ये टॉपिक इन्वेंट्री आपका सीए फाइनल तक साथ नहीं छोड़ेगा और इसका क्वेश्चन साला सीए फाइनल तक आता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री, इसमें से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बैंक रिकंसिलेशन भी मान के चलो 5 से 6 मार्क्स आते हैं। सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट पूछता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो किस रेट पे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए, लॉजिक्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ इफेक्ट पड़ता है, ये सब बातें। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ये भी आपका 5 मार्क्स का मान के चलो। चैप्टर नंबर 6 स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ये आपने मोस्ट ऑफ द, ये जितना भी आपका चैप्टर नंबर 6 है ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अपने 11th-12th में भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ये बिल्कुल ही नए टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कुछ एक आध पढ़े हो, देखे हो, राइट। उसके बाद यहां तक अपना मॉड्यूल 1 खत्म हो जाता है। अपना मुद्दा जो मेन अपना स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2 से। मॉड्यूल 2 में अपने क्या क्या सब्जेक्ट हैं? पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बेटा फाइनल अकाउंट्स नाम सुना होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह। फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं उस पे अपने को समझना है, ठीक है। 1 सेकेंड। फिर दूसरा आपका आता है पार्टनरशिप। यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनर जब एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है तो क्या होगा, पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो क्या होगा। भाई साहब ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है ना, 15 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आता है, एक सिंगल क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी जिंदगी में मत सोचना कि पार्टनरशिप मुझे छोड़ना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बेसिस पर आपका सीए इंटर में भी पार्टनरशिप है आगे के लेवल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके कुछ अकाउंट हम समझते हैं फाइनल अकाउंट्स। और लास्ट में कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इशू, फॉरफीचर आपने थोड़े बहुत आपने 11th-12th में अगर देखे होंगे तो याद आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक से चलना है। सो ये मॉड्यूल 2 आपका मान के चलो लगभग 40 से 45 मार्क्स कवर करता है। 40 से 45 मार्क्स आपका मॉड्यूल 2 कवर करता है और 50 से 55 मार्क्स आपका मॉड्यूल 1 कवर करता है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पेपर कितने मार्क्स का आता है? 100? 100 मार्क्स का नहीं आता, पेपर आता है 120 मार्क्स का। ऑप्शन चॉइस
पेपर कितने मार्क्स का आता है? 120 मार्क्स का। और अपने को कितने का मैक्सिमम करना होता है? मैक्सिमम 100 का ही करना होगा ना। तू 105 का भी करके आएगा तो कोई फायदा थोड़ी है कि भैया जानबूझ के ज्यादा करके आए। मिलेंगे तो मैक्सिमम 100 ना, तो मैक्सिमम कितना करके आना पड़ता है? मिनिमम। वो तो सर अपने ऊपर है मिनिमम तो अपने ऊपर है सर, अपन कितना करते हैं। मिनिमम पासिंग कितना है? हाँ 40। मिनिमम पास कितना है? 40। यस 40 है, पर मैं आपको बोलूंगा कभी 40 मान के मत चलना। मिनिमम पासिंग 50 मान के चलना। एग्रीगेट का दिमाग खराब कर सकता है एग्रीगेट में, कि अगर आपके 40-45 भी आ गए, हो सकता है एग्रीगेट में आपका रुक जाए। तो मिनिमम आप 50 मार्क्स मान के चलो। एंड बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी सीए फाउंडेशन की नैया पार करवाएगा। सीए फाउंडेशन की नैया पार करवाएगा मतलब अगर आपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से कर लिया, आप श्योर हो सकते हो कि हाँ मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, राइट। मैं आज के दिन पेपर के पैटर्न पर बात नहीं करूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, बट मैं पेपर के पैटर्न पर बात करूंगा 1-2 दिन बाद, कि आपको थोड़ा बहुत पहले मैं बेसिक समझा दूं, फिर अपन समझेंगे पेपर के पैटर्न पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए ड्यूरिंग दिस पीरियड 2.5 से 3 महीनों में हमारी जब जब क्लास चल रही है, सपोज अगर इंस्टीट्यूट कुछ चेंजेस लाता है, चांसेस चेंजेस आने के ना के बराबर हैं, क्योंकि चेंजेस हो चुके हैं। जो चैप्टर्स हटने थे वो हटाए गए हैं, कुछ 2-3 चैप्टर्स डिलीट कर किए गए हैं फाउंडेशन से। पहले फाउंडेशन में अकाउंट्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, अब उन्होंने 2-3 चैप्टर हटा दिए, जो जैसे रॉयल्टी, ज्वाइंट वेंचर, 2-3 चैप्टर ऐसे थे वो हटा दिए। बट अगर ड्यूरिंग दिस 2.5-3 महीने में अगर इंस्टीट्यूट कोई चेंजेस लाता है तो हम उन चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे क्लास में, हम पढ़ेंगे। बट अगर मान लो चेंजेस बाद में आते हैं और मेरी क्लास खत्म हो जाती है, फिर क्या करेंगे हम? फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जय चावला मेरे नाम से है। अगर आगे चल के कोई चेंजेस होता है, कुछ सब्जेक्ट में अमेंडमेंट होता है, तो वो मैं अलग से पर्सनली रिकॉर्ड करके वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। और चैनल पे डाल दूंगा तो आपको घर पे बैठ के देखना है, और उसका कुछ भी अगर मटेरियल होगा तो वो भी मैं सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो चेंजेस के रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कुछ दिन में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। आज मैंने आपको जानबूझ के नोट्स नहीं दिए क्योंकि नोट्स की अभी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हो सके तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लो, अपनी कॉपी पेन रेडी करो। हो सकता है मैं आपको कुछ बहुत थोड़ा बहुत लिखने का भी टाइम देना पड़ेगा मुझे आपको, और लिखवाऊं भी कुछ कुछ चीजें। आज बिलीव मी, मैं आपको कुछ भी सिलेबस से नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं सब जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूं। और मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे सामने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स कभी भी नहीं किया। बच्चों, अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये अकाउंट्स होता क्या है? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ये अकाउंट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है? जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है? ताकि हमारा दिमाग तेज चले, कैलकुलेटिव दिमाग हो। मैथमेटिक्स की सिंपल जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ में हमारा दिमाग तेज दौड़े, मैथमेटिक्स की जरूरत इसीलिए है। लॉ की जरूरत क्यों है? लॉ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें अपने देश के जब तक लॉ नहीं पता होंगे तब तक हम फॉलो कैसे करेंगे और फॉलो करवाएंगे कैसे? इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि देश की इकोनॉमी समझ सकें, आगे चल के अगर हमें देश की इकोनॉमी पे काम करना है तो वो समझ सकें। बीसीआर आपका बिजनेस करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश टाइप का,
वो क्यों पढ़ते हैं? जरूरी है भाई, आज के जमाने में इंग्लिश आना और ये सब समझना ये जरूरी है। पर मुद्दा आके अटकता है कि अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अकाउंट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? कोई मुझे जवाब देगा तुम में से? साल भर में उस पर खर्च क्या किया वो समझ सके। समझ के करना क्या है, किसको क्या है? मशीन लिया यूज कर, टेंशन क्या है? लगा ले डेप्रिसिएशन। मैं तो बोल रहा हूं अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है? तू लगा डेप्रिसिएशन, लगा ले तू दिमाग में। भाई दिमाग में भी तो लगा सकते हैं ना कि हाँ मैंने मशीन लिया था 1 लाख रुपए का, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने 1 लाख रुपए का मशीन लिया था, मैंने साल भर यूज किया, 10,000 कम हो गई होगी, अब मेरी मशीन 90 की। मैंने कहीं लिखा तो नहीं। मैं बोल रहा हूं अकाउंट जरूरत क्यों पड़ी? अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? टू नो द, बस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और कुछ नहीं। अगर मैं पूछूं बोलूं कि ये जवाब सही है तो ये सही है बट पार्शियली सही है। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, यस द आंसर इज राइट बट नॉट एग्जैक्टली, पार्शियल राइट। और वेरी गुड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी आंसर सही है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, किसको पता करना है फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस? बच्चों बाकी सब भी ना मेरे साथ, आप अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, बट मेरे साथ आप कोऑपरेट करो, मेरी सुनो और आप कोशिश करो कि कुछ बोलो। हाँ इन्वेस्टर्स, ये उसको पता करना है। हाँ ओके, मतलब इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट वगैरह क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये पता तभी लगेगा जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, राइट? ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं तो वो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऐसा है क्या? बस इन्वेस्टर के चक्कर में, कि कुछ और रीजन हो सकता है? गवर्नमेंट, कैसे? टैक्स, वेरी गुड। गवर्नमेंट को भी बताना जरूरी है कि हमने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, ताकि सरकार उस पर हमसे क्या ले सके? टैक्स। अच्छा, और क्यों बना रहे हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और क्यों बना रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, सीए बन गए तुम, अज्यूम करो तुम सीए हो, क्या करना चाहोगे सीए बनने के बाद? जॉब करोगे कि अपना खुद का काम करोगे? खुद का काम। एक बच्चा बोला खुद का काम, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? श्रेयस। श्रेयस खुद का काम करोगे, तो खुद का काम करोगे तो खुद का काम क्या सोचा है? मतलब सीए का प्रैक्टिस वगैरह करोगे, ये सोचा है कि कोई बिजनेस करोगे आगे चल के? कुछ ना कुछ तो माइंड में होगा, बिजनेस करूंगा सर, सीए बनने के बाद बिजनेस करूंगा, वेरी गुड। बिजनेस करेगा तो बेटा पैसा कहां से आएगा? बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा तेरे को। मान ले तूने बोला सर सीए बन जाऊंगा, फिर होटल इंडस्ट्री खोलूंगा सर, मैं होटल बिजनेस का काम करूंगा सर, बहुत मस्त धंधा है होटल का। बात सही है, बहुत अच्छा धंधा है होटल का। तो होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए इसको क्या लगेगा? तो एक एक करके बताते जाओगे। होटल इंडस्ट्री में सामने वाले को काम करना है, उसको बोलो कि क्या क्या काम लगेगा उसमें। कैपिटल लगेगा, पर होटल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसको? फर्नीचर, लैंड नहीं चाहिए? फर्नीचर आके वो रख देगा, हाँ बैठो भाई, ऊपर टेंट लगा देगा, ऐसा? सबसे पहले क्या? सबसे पहले उसको लैंड चाहिए। तू लैंड खुद का लेना चाहता है कि किराए पर लेना चाहता है? खुद का, मतलब तेरे को ज्यादा पैसा चाहिए। और अगर किराए पे लेना चाह रहा है मतलब कम पैसे में काम हो जाएगा? बोल हाँ या ना। मैं बिल्कुल लाइफ से जुड़ी हुई बातें पूछ रहा हूं आपसे, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं बात कर रहा हूं मैं। अच्छा लैंड आ गया, मान लो किराए पर लिया या फिर खुद खरीदा, ठीक है लैंड हो गया, अब क्या करना है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चाहिए ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेत गिट्टी सीमेंट वगैरह लगेगा, सब मटेरियल लगेगा, लेबर बुलवाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है बॉस, बिल्डिंग बन गई, अब क्या करोगे? फर्नीचर आएगा अब, ठीक है भाई फर्नीचर लेकर आया। ये सब करने के लिए होटल बनाने के लिए कितना खर्चा? ऐसी कुछ तो भी अंदाजा, कितना खर्चा? 80 लाख। अच्छा, और सर वो तो डिपेंड करता है कितनी बड़ी होटल बना रहे हैं अपन। चलो होटल का खर्चा 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। तुमने बजट बनाया, अभी ये सब तुम्हारे माइंड में चल रहा था कि लैंड लूंगा, कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, है ना,
उसके बाद लेबर को पैसे दूंगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज रखूंगा। बोलो बेटा, वहां पे तू थोड़ी बैठेगा कि लोगों की बुकिंग लेगा, तू तो सेठ है। तू तो सेठ है ना, तू लोगों की बुकिंग लेगा क्या और जाके उनको पानी देगा? हाँ, तेरे को एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? हाँ, खाने पीने का सामान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? मतलब इनिशियली तेरे को पैसों की जरूरत है, तूने बोला मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसके 5 करोड़ में से तूने बोला यार सर 2 करोड़ तो मेरे पास पड़े हैं, सीए बनने के बाद मैंने इतना तो कमा लिया कि 2 करोड़ तो है मेरे पास, सर 3 करोड़ की जरूरत है। कहां से अरेंज करोगे 3 करोड़? यस, तुम 3 करोड़ अरेंज करोगे लोन से। अब वो लोन कहीं से भी हो सकता है, पप्पा से लोन हो सकता है, दोस्त का लोन हो सकता है, बैंक का लोन हो सकता है। बोलो ना बेटा, तुमने 3 करोड़ बैंक से लोन लिया। 3 करोड़ क्या किया? बैंक से लोन लिया। अब तुम इतना सारा काम कर रहे हो, तुमने लैंड लिया, किराया भरा, मशीनरी ली, लेबर को पेमेंट किया, एम्प्लॉय रखे, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में 2 साल लग गए, फर्नीचर लिया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और तुमने लोन भी लिया। और लोन तुमने कितने का लिया? बोलो बेटा, कितने का लोन लिया? क्या बैंक क्या फोकट है जो तेरे को लोन दे देगी 3 करोड़ का? बैंक तेरे को लोन दे रही है, कुछ पेपर वेपर देखेगी कि नहीं देखेगी? क्या देखेगी? बैंक तुम्हारी बैलेंस शीट देखना चाहेगी कि नहीं देखना चाहेगी? बैंक तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुरू पहले के देखना चाहेगी कि नहीं देखना चाहेगी? और अगर बैंक को मालूम पड़ेगा कि तू लुक्खा है, हाँ तू लुक्खा है साले, तू तो पे ही नहीं कर पाएगा। और ये बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा? बैंक को मालूम पड़ेगा कि तू लुक्खा है, वो तो बैंक को जब प्रॉफिट एंड लॉस जब तक मिलेगा, पुराने 2-3 साल का तू देगा, पुराने 2-3 साल का तू बैलेंस शीट देगा, तो ये तो आदमी खराब है, तो शक्ल पे लिखा है कि ये पैसे वापस नहीं करेगा, रहने दो भैया, इसको नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बैंक उस डिसीजन पे तब पहुंचेगा कि मैं तुझे लोन देना चाहता हूं कि नहीं देना चाहता हूं, जब तक तू मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे देता। इसका मतलब अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंटिंग कर लो, डेप्रिसिएशन लगा लो, ये सब कर लो। अकाउंटिंग का मुद्दा यह है कि उसके ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग टिकी हुई है। जब तक मैं सही अकाउंटिंग नहीं करूंगा मेरे प्यारे, मेरी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। समझो बात को। तूने बैंक से लोन लेने के लिए ऊपर नीचे कर दिया, अपने अकाउंट्स को गलत सलत बना दिया। स्कैम क्यों होते हैं? स्कैम इसीलिए होते हैं ना क्योंकि अपन अपनी बैलेंस शीट में जानबूझ के बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखाते हैं और अंदर से हम होते हैं खोखले। सत्यम स्कैम नाम सुना है? सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम का नाम सुना है? नहीं सुना? सत्यम कंप्यूटर्स देश को हिलाने वाला स्कैम है। 2008-9 में हुआ था। सत्यम कंप्यूटर्स करके एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिसने मार्केट में शेयर इशू किए थे। हैदराबाद की कंपनी थी। उस कंपनी ने फ्रॉड उसका पकड़ में आया 2008-9 में, और पिछले 4-5 साल से फ्रॉड कर रही थी। क्या फ्रॉड कर रही थी? क्या फ्रॉड कर रही थी? सुन के हैरान हो जाओगे। उसके अकाउंट्स गड़बड़ थे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स गड़बड़ थे। गड़बड़ क्या गड़बड़ थे? वो बेवजह का प्रॉफिट दिखा रही थी, जबकि वो अंदर से खोखली कंपनी थी, वो फ्रॉड कंपनी थी। मतलब वो लोगों से पैसे लेती थी प्रॉफिट दिखा के, गलत बैलेंस शीट, गलत P&L बनाती थी, ताकि लोग बाग उनको लगे कि वाह कंपनी तो बहुत अच्छी है और प्रॉफिट कमा रही है, चलो इसके शेयर खरीदते हैं, इसके शेयर खरीदते हैं। ऐसे करते करते कंपनी ने बहुत सारे लोगों से फंड्स अरेंज किए। तुमसे 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 कई सारे लोगों ने पैसा लगाया सत्यम में। और ये स्कैम सामने तब आया, सीधी बात है, स्कैम कोई भी सामने तब आता है जब कोई भी इंटरनल व्यक्ति उसको बाहर उजागर करे। कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है जो बाहर उजागर करता है। किसी ने उजागर कर दिया और बताया गया कि सत्यम जो अपनी बैलेंस शीट में कैश दिखा रहा है 2000 करोड़ समथिंग, उसके पास कैश है ही नहीं। जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअली सीए लोग मिले हुए हैं और गलत बैलेंस शीट बना के साइन कर रहे हैं। स्कैम हो और उसके पीछे सीए ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब देश की अर्थव्यवस्था चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सीए होगा ही होगा उसमें। देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी सीए का योगदान जरूरी है, और देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में भी
सीए का योगदान बहुत जरूरी है। दिमाग खराब हो गया ना उसका, दिमाग खराब देश का कर लेगा वो। ये होता है सीए, बॉस बता रहा हूं। बट हाँ, सत्यम स्कैम के बाद देश की आंखें खुली, सरकार की आंखें खुली, उनको लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, लॉ को, कानून को सख्त बनाना पड़ेगा, सीए के ऊपर और कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि वो डरे, वो साइन करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं जो साइन कर रहा हूं बैलेंस शीट, क्योंकि मेरे साइन पर बैंक, सरकार, इन्वेस्टर ये सब विश्वास रखते हैं। अगर मैंने गलत साइन किया, बैलेंस शीट गलत है, P&L गलत है, तो डिसीजन मेकिंग, किसकी डिसीजन मेकिंग खराब होगी? बैंक की। बैंक गलत सलत लोन दे देगी, बोलो हाँ या ना, बोलो ना बेटा हाँ या ना। बैंक गलत सलत लोन देगी कि नहीं देगी? देगी ना। ऐसे क्या होता है, मैं क्यों ये सब बातें बता रहा हूं? मैं सब बातें बता रहा हूं अकाउंट्स की जरूरत क्यों है। अकाउंट्स की जरूरत इसीलिए है, जब तक तेरे अकाउंट, जब तक तेरे खाते प्रॉपर नहीं होंगे तब तक तू डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा यार? तब तक तू डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? तेरी डिसीजन मेकिंग टिकी हुई है तेरे खाते पे, तेरे अकाउंटिंग पर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम लोगों ने कभी ना कभी तो डिसाइड किया होगा कि फाउंडेशन सीए करना है, डिसाइड किया होगा ना? घर वालों से बात की होगी कि बात ही नहीं की? इंपॉर्टेंस देते हो ना घर वालों को कि मम्मी डैडी कर रहा हूं देख लेना। हाँ किया होगा ना, डिसाइड किया, पप्पा के पास गए या मम्मी के पास गए, या कोई भी घर पे जो बड़ा है, जो हमारे डिसीजन को पॉजिटिव करेगा, जो हमें फंडिंग करेगा, हम उसके पास जाएंगे। बॉस सीए कर रहा हूं देख लेना, ठीक है। तो जब तुम गए अपने मम्मी डैडी के पास या जिसके भी बड़े के पास जहां से तुम्हें फंडिंग मिल रही है, तो उसने तुम्हारा पहले बैकग्राउंड चेक किया होगा, चाहे वो पप्पा ही क्यों ना हो। पप्पा ने बैकग्राउंड चेक किया मतलब ऐसा नहीं चेक किया कि ऊपर घूम नीचे ऊपर ऐसे देख, ऐसे नहीं। पापा ने अकाउंटिंग की होगी अपने मनी मन में कि ये छोरा अकाउंटिंग, ये छोरा सीए कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका मैं देखूं तो सही। तो पापा ने मनी मन में, मम्मी ने मनी मन में तुम्हारी अकाउंटिंग कर ली होगी कि यार इसका बैकग्राउंड देखो कैसा है, इसके मार्क्स इसमें इतने आए थे, हाँ यार सही है यार, पढ़ने में तो सही आदमी है, चले यार इसको अलाउ करते हैं, कर ले तू कर लेगा, टेंशन मत ले। ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है? और ये डिसीजन मेकिंग कैसे हुई? उन्होंने अपने मनी मन में अकाउंटिंग कर ली कि हाँ बंदे के 5वीं में इतने मार्क्स आए थे, 6th क्लास में इतने आए थे, फिर स्टेट बोर्ड में इसके इतने मार्क्स थे, फिर इसके इसमें से इतने मार्क्स थे, ये कर लेगा और मेरा अंदाजा है कि ये अच्छा करेगा, तभी तुम आज यहां पर हो। ये क्या है? ये भी तो एक अकाउंटिंग है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहां अकाउंटिंग ना हो। अकाउंटिंग तुम नहीं करते होगा, तुम करते हो। घर से पॉकेट मनी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता होगा ना। या फिर हो सकता है तुम खुद का भी कुछ ना कुछ करते हो, जनरेट पैसा अगर करते हो तो। अगर तुम्हें घर से पॉकेट मनी मिलता है, अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, मुझे घर से पॉकेट मनी मिलता था जब तक मैं सीए फाउंडेशन में था, क्योंकि सीए इंटर में आके आर्टिकलशिप शुरू हो गई। हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप पहले होती थी, सीए इंटर में फाउंडेशन पास करो और आर्टिकलशिप। अब नहीं होता। तो क्या होता था, आर्टिकलशिप करने के साथ साथ क्या करता था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पता था यार घर पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं दे सकता हूँ अपना, और कोचिंग वोचिंग जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत बस से जाता था मैं उस टाइम पे, 17-18 किलोमीटर दूर भागना पड़ता था। तो मैंने जहाँ आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते थे, स्टाइफंड बोलते हैं, 1000 रुपये मिलते थे सिर्फ उस टाइम पे। तो मैंने ना 2-4 काम पकड़ लिए थे अकाउंटिंग के कि यार अपन काम तो कर ही रहे हैं अपने बॉस का, अपन ने साइड बिजनेस अपना ओपन कर लिया, 2-4 काम मैंने टैली अकाउंटिंग के पकड़ लिए। मैं वहाँ से पैसे अपने खुद की अर्निंग करता था ताकि मैं अपनी पढ़ाई का पैसा निकाल सकूँ, अपने दुनिया भर के खर्चे निकाल सकूँ। तो क्या मैंने अकाउंटिंग नहीं की होगी? मैंने उस टाइम पे भी अकाउंटिंग की। पर हाँ ये फर्क नहीं, ये ऐसा नहीं कि मैंने अकाउंट मतलब मैंने खाते बनाए होंगे, अकाउंटिंग मेरे दिमाग में चलती थी कि यार पप्पा ने मेरे को 500 रुपये दिए हैं, मुझे पता है कि अगली बार मेरे को 500 रुपये अगले हफ्ते मिलेंगे, मेरे को ये 500 रुपये 5 हफ्ता भर चलाना है। तो मैंने क्या किया, 500 रुपये से मैं बस का मैंने किराया दिया, बस का मैंने किराया दिया, और उस अच्छा एंड में हफ्ते के बाद मेरे पास बचे 50 रुपये, 500 में से मेरे पास 50 रुपये बचे। कितने खर्च हो गए? 450। अब ये 450 का मैं तुमसे अगर हिसाब लूँ तो तुम क्या बोलोगे? बस का किराया सर रोज का,
मान लो 20 रुपए, तो 20 रुपए के हिसाब से सर रोज का देख लो, आने जाने का 40 रुपए हो गया, तो 40 रुपए इंटू 7, सर इतना तो किराया हो गया। सर वो थोड़ा सा बाहर खाना पड़ता है, थोड़ा नाश्ता करना पड़ता है, जरूरी है, वो भी जरूरी है क्योंकि बीच में क्लास के बीच में कुछ तो भूख तो लगेगी, सर वो खाता हूँ। सर उसके बाद सर मैंने स्टेशनरी परचेज किया, मैंने एक रजिस्टर परचेज किया था, मैंने पेन परचेज किया था। तो जब तुम ये हिसाब कर रहे हो, ये हिसाब क्या है? अकाउंट्स। ये हिसाब क्या है? अकाउंट्स। तभी तो जब तू अगली बार पप्पा के पास जाएगा, पप्पा पैसे, पप्पा बोलेंगे पिछला हिसाब दे। अपने को पता है अपने मम्मी डैडी इतना हिसाब नहीं मांगते अपने से, बट पॉइंट ये है कि अपने को तो पता रहता है ना कि हमने पैसे कहां खर्च किए, कहां उड़ाए। हाँ पता रहता है कि नहीं रहे कि तूने कहां उड़ाए पैसे, पता है ना कहां उड़ाए। सो द पॉइंट इज कि व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट इज बेसिकली दैट थिंग, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ विदाउट अकाउंट्स। सिंपल सी बात है, तू अपनी जिंदगी नहीं चला सकता बिना अकाउंट्स के, क्योंकि तू खाता अगर रियली बना भी नहीं रहा है तो तू अपने दिमाग में तो खाते बना ही रहा है कि यार इसको पहले पहले मैंने इतने पैसे दिए, मुझे इससे पैसे लेने हैं, मैंने आज फीस भरी है, मुझे इससे पैसे इतने, मुझे इतना वसूल करना है, वगैरह वगैरह। ये सब अकाउंट्स है। और बिलीव मी, अकाउंट्स पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है, और अकाउंट्स पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट, बैंकर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स की डिसीजन मेकिंग टिकी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आज मुझे जब अपनी फाइनल की क्लासेस लेनी होती हैं तो मेरे पास फाइनल के अच्छे खासे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया। मेरी एक बैच ओवरऑल अगर मैं फाइनल की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया मुझसे फाइनल में 2000 बच्चे पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट पे भी मुझसे 1500-1800 बच्चे पढ़ लेते हैं। अब यार मुझे 2000 बच्चे पढ़ाने हैं तो उनको बुक्स देनी पड़ेंगी कि नहीं देनी पड़ेंगी? बोलो हाँ या ना। ठीक है। जब मैं पुणे आया, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसा था नहीं, वैसे ही अपनी बीवी को लेके आ गया, पैसा इतना था नहीं, रेंट वगैरह भाड़ा देना है घर का, यहाँ पे मैं घर पे किराए पे रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी का भी खर्चा होता है, घर की कई सारी होती हैं चीज़ें। तो मैं आया तो मालूम पड़ा यार मेरे को बुक्स वुक्स भी तो परचेज करनी है, मतलब बुक्स मेरे को प्रिंटिंग करवानी है, प्रिंटिंग का खर्चा था। तो मेरे को मतलब वी स्मार्ट ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वी स्मार्ट ने मेरे को सपोर्ट किया। मान लीजिए कल को मैं आपको बोलूँ कि मुझे बुक्स का प्रिंटिंग करवाना है और मेरा बुक्स का प्रिंटिंग का 10 लाख रुपए का खर्चा है। प्लीज़ मेरी बात समझना, मेरा बुक्स का प्रिंटिंग का खर्चा है 10 लाख रुपए का। और तुम्हारा नाम क्या बेटा? निखिल। मैं निखिल के पास गया, निखिल एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। तू क्या चलाता है? प्रिंटिंग प्रेस। समझते हो सब लोग क्या होता है? मशीन है इसके पास, बुक्स प्रिंटिंग का, ऑफसेट प्रिंटिंग का मशीन है। निखिल मेरा पहचान का है। मैंने बोला निखिल भाई पैसे नहीं है, उधारी चाहिए, मैं बुक्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो निखिल ने बजट निकाला, निखिल ने बोला 10 लाख रुपए, निखिल ने बजट निकाला। अब निखिल ने बजट निकाला 10 लाख, मैंने बोला निखिल भाई उधारी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ अपना बिजनेस करना है, मुझे उधारी भी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने निखिल भाई को बोला निखिल उधारी चाहिए। उसने बोला ठीक है सर, एक काम करो 2 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे अभी के अभी, बाकी बचे 8 लाख। आप एक काम करो, 1 महीने बाद 2 लाख, 1 महीने बाद 2 लाख, 1 महीने बाद 2 लाख, ऐसे करते करते दे देना। ये निखिल ने मुझे दे दिया क्योंकि निखिल मुझे जानता है। पर क्या तू ऐसे सबको करता रहेगा क्या? ऐसे सबको बांटता फिरेगा क्या 2-2 लाख रुपए? है? निखिल ने मुझे ये सब क्यों दिया? क्योंकि निखिल मेरी पोजीशन जानता है कि मैं आज कहां खड़ा हूं, और वो जानता है कि ये जय सर जो हैं वो मुझे हर महीने 2-2 लाख दे देंगे। और ये निखिल को पोजीशन कैसे मालूम पड़ी? क्योंकि निखिल ने कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे होंगे, निखिल को मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए होंगे। हो सकता है निखिल ने मांगे हो कि सर उधार दे दूंगा, पहले अपने बैलेंस शीट पेंडल लाओ, देखो तो सही आपकी क्या औकात है, देखो तो सही तुम्हारी औकात क्या है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बेटा। अच्छा दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने निखिल को दे दिए। एक्चुअली मेरी घंटा कोई औकात है, मेरी औकात ही नहीं है देने की, पर मैंने इसको गलत सलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए, अच्छे अच्छे दिखा के। मेरे को इसने उधार दे दिया, आगे चल के मैंने डिफॉल्ट कर लिया, मैंने निखिल को पैसा नहीं दे दिया। बताओ उसका डिसीजन, मुझे उधार देने का उसका डिसीजन सही रहा कि गलत रहा? है डिसीजन गलत, क्योंकि अकाउंट्स गलत। और अगर अकाउंट सही होते तो वो मुझे देता ही नहीं। अगर अकाउंट सही होते, क्योंकि मेरी पोजीशन तो घंटा कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो अगर निखिल को सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाते तो निखिल का डिसीजन मेकिंग क्या होता? तू मेरे को देता क्या? नहीं देता। बेटा आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग आपके अकाउंट्स पे छुपी हुई है। कुछ गलत किया, अकाउंट्स गलत बन गए, तो हो सकता है शायद आपको आगे चल के बैंक लोन ना दे। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा ना लगाएं,
तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अगर अकाउंटिंग सही नहीं है तो आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। जीएसटी सुना है नाम? कब आया जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जीएसटी लागू होने से अकाउंटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। अकाउंटेंट्स की वैल्यू। टेली सॉफ्टवेयर सुना है? अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर आता है टेली, नाम सुना है? टेली सॉफ्टवेयर आता है जिसमें अकाउंटिंग करते हैं अपन। आजकल अकाउंटिंग हाथ से नहीं होती, वो तो ठीक है, अपने को सभी सीखना पड़ेगा, ऐसे जर्नल एंट्री पास करेगी पड़ेगी, बट आजकल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स की बिक्री बढ़ गई, अकाउंटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। जो लोग अकाउंटेंट नहीं भी थे, जॉब छोड़ के अकाउंटेंट का जॉब काम करने लगे और सीख सीख के करने लगे कि अकाउंटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी ने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया अकाउंटेंट्स को कि हर बिजनेसमैन को जरूरत पड़ने लगी, जब तक तू अकाउंटिंग नहीं करेगा तब तक तू अपना टैक्स नहीं भर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब मेरी अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है कहीं ना कहीं प्रॉपर अकाउंटिंग पे। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इतनी देर से जो भौंक रहा हूं, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग इज योर लाइफ लाइन, अकाउंट्स इज योर बैकबोन। और कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मेरा अकाउंट्स स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आज ही बोलूंगा कड़े शब्दों में, सॉरी बेटा, आपको अपने अकाउंट्स पे काम करना चाहिए। अगर कोई ये मानता है कि मेरा अकाउंट्स अच्छा नहीं है, सो रियली वेरी सॉरी, आपको काम करना पड़ेगा। आपको स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि अपने अकाउंट्स पे काम करो, आपको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। अंडरस्टूड? कैन वी गो अहेड? आगे चलें? टेल मी बेटा, आगे चलें। सो योर अकाउंटिंग इज बेसिकली, अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने समझा कि अकाउंटिंग पे हमारी डिसीजन मेकिंग टिकी हुई है। लिखिए एक पॉइंट, लिखो, अकाउंट्स इज द बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। अकाउंट्स इज द बैकबोन एंड वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट? our full stop करके, our decision making is dependent, our decision making is dependent on the proper accounting, so that the financial statements, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? वो मैं नीचे स्टार लगा के लिखवा लूंगा बाद में। सो दैट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should give true and fair view. Should give true and fair view. सर ये क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू मतलब सच्चाई, बोलो हाँ या ना? सच्चाई। ट्रू व्यू, आपकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपकी अकाउंटिंग सही है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू मतलब सच्चाई दिखाएंगे। और फेयर मतलब जो होना चाहिए, फेयर मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ट्रू एंड फेयर वैल्यू मतलब, ट्रू मतलब सच्चाई, सच, जो सच है वो दिखाए, और फेयर जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। ट्रू एंड फेयर व्यू तभी दिखेगी जब हमारी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी। अंडरस्टूड और नॉट? राइट? अच्छा, अब मुझे बताओ,
What are the basic elements of accounts ऑब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये क्वेश्चन आप भी लिख लो अपनी कॉपी में. What are the basic elements of accounts और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? हमारी अकाउंटिंग कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर टिकी हुई है, कुछ आइटम्स हैं उन पे टिकी हुई है. वो 5 आइटम हैं और वो पांचों के पांचों आइटम हमें समझना जरूरी है. हमारी पूरी बैलेंस शीट, हमारी पूरी लाइफ बैलेंस शीट, P&L उन 5 आइटम के इर्द गिर्द घूमेगी. बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 5. अकाउंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 5. पहला, असेट्स. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संपत्ति. हाँ, क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या नाम है बेटा? सागर. अच्छा, हाथ ऊपर कर. अच्छा, हाथ में तो कुछ पहना ही नहीं तूने. क्या है तेरे पास? तू कुछ लाया है? पेन वेन लाया है कुछ? हाँ, कैलकुलेटर. तू भूल गया कैलकुलेटर? ये रजिस्टर किसका है? पड़ोसी का है कि तेरा है? पक्का तेरा है? नाम लिखा हुआ है तेरा इसमें? हाँ देख. है ना, दीदी का होगा ना, पक्की बात है, घर पे से किसी का उठा के लाया तू, है ना बे? हाँ, तो दिल से बोल कि ये रजिस्टर तेरी संपत्ति है कि तेरे भाई बहन की संपत्ति है? तेरी संपत्ति है. तेरी संपत्ति मतलब ये तेरी चीज है. नाम क्या बताया? सागर. अब मुझे मेरी बात समझना, सागर के पास जो रजिस्टर दिख रहा है वो सागर का है. सागर इस रजिस्टर का क्या कर सकता है? सागर इस रजिस्टर का क्या क्या काम कर सकता है? उपयोग, यूज. लिख सकता है, यूज कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, पहला काम. दूसरा, पहाड़ के मस्त फर्रे उड़ा सकता है. हाँ, प्लेन बना के उड़ा सकता है. बोलो बेटा, 2 काम. तीसरा काम, रजिस्टर बेच सकता है किसी को. हाँ, और अगर मान लो कोई लड़की पसंद आ गई इसको, उसने बोला कि भैया पेपर देना, कुछ है क्या आपके पास? वो बोलेगा चल, तूने भैया तो बोल दिया, फिर भी बीच में से निकाल के उसको, अपन स्कूल में याद है मस्त बीच में से अपन निकालते थे. हाँ, डबल पेपर निकालते थे बीच में. आजकल हो करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करते हैं सर, लड़की के लिए तो करते हैं. हाँ? लड़का कोई बोले दोस्त, हाथ चल बे हट, तेरी ऐसी की तैसी. नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है. और होगा भी तो दूसरों से लेते हो, नहीं तू दे दे मेरे को. बल्कि लड़की बोले कि हाँ निकाल रहा हूँ, रुक जा निकाल रहा हूँ. ठीक है. ये सागर चाहे तो पेपर फाड़ के प्रसाद बना सकता है, उसमें प्रसाद रख सकता है. अरे बोलो. तो पर ये सिर्फ सागर ही कर सकता है क्योंकि रजिस्टर उसी का है. क्या कोई और करे तो कर सकता है कि कोई और उसके रजिस्टर के साथ? सागर मन ही मन सोच रहा है कोई करके तो दिखा दे. कोई करके तो दिखाए सर. मैं वही पूछ रहा हूं, मतलब वो रजिस्टर का उपयोग जितने भी है वो कौन कर सकता है? इसका मतलब वो चीज किसकी है? इसका मतलब वो संपत्ति है. संपत्ति मतलब क्या? असेट मतलब क्या? जिसका आप कुछ भी कर सकते हो. आप बेचो, आप फेंक दो, आप फाड़ दो, आप किसी को दे दो, सेल कर दो, किराए पर दे दो, खुद यूज करो, कुछ मत करो, आपका है. ये आपका क्या है? संपत्ति, असेट. यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. इट इज योर असेट. मैं अभी डेफिनेशन पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इसका एक बेसिक पार्ट बताया मैंने. डेफिनेशन पे अभी मैं नहीं आ रहा हूं. अरे समझ में आ रहा है बेटा? ओ मेरे भाई. हाँ, दूसरा एलिमेंट, अगर मैंने असेट बोला है तो बताओ दूसरा एलिमेंट क्या होगा? लायबिलिटीज. वेरी गुड. सेकंड एलिमेंट इज लायबिलिटीज. लिखो, सेकंड एलिमेंट इज लायबिलिटीज. पहला असेट, संपत्ति. दूसरी बात लायबिलिटी. दूसरा लायबिलिटी. बोल भाई, लायबिलिटी क्या होती है? बोलो, लायबिलिटी क्या होती है? टेल मी द लायबिलिटी. डेफिनेशन. डेफिनेशन नहीं, ऐसे ही सिंपली. उधार. ऑब्लिगेशन. वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड बोला, ऑब्लिगेशन. हाँ, और कोई? सर कोई भी चीज
जहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लायबिलिटी मतलब क्या? जहां हमारी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे बोलना हाँ या ना। थोड़ी देर पहले मैंने निखिल से वो बुक्स प्रिंट करवाई थी, क्या मैंने उसको पूरा पैसा दिया था? क्या कितना दिया था? टोटल कितना था? कितना बचा? 8 लाख बचा। क्या 8 लाख मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं? बोलो यस और नो। 8 लाख मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं? यस, क्योंकि मुझे उधार मैंने लिया है, मुझे उसको पे करना पड़ेगा। 8 लाख मेरी लाइबिलिटी है। बोलो हाँ कि ना? पक्का? ठीक है। तो लाइबिलिटी मतलब जहां कुछ आउटफ्लो होगा। क्या होगा? बोलो ना बेटा। जहां क्या होगा? आउटफ्लो। तो साइड में लिखो आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर असेट्स। आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर असेट्स। जहां आउटफ्लो होगा कैश का या फिर किसी दूसरी चीज का, पर आउटफ्लो तो होगा, वो लाइबिलिटी को सेटल करना जरूरी है। आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर असेट्स टू सेटल। सेटल करने के लिए कैश का आउटफ्लो होगा या फिर कोई दूसरी चीज का आउटफ्लो होगा, बट होगा। बोलो बेटा। हाँ, निखिल से मैंने उधारी ली, तो लायबिलिटी किसके लिए? सर के लिए कि निखिल के लिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। सर के लिए और निखिल के लिए असेट, क्योंकि उसको पैसा लेना है। इसका मतलब असेट किससे रिलेटेड होता है? इनफ्लो। किससे रिलेटेड होता है? कुछ इनफ्लो मिलने वाला है, या कोई तुम्हारे पास ऑलरेडी संपत्ति रखी हुई है। ये जिस टेबल और बेंचेस पे तुम बैठे हुए हो, ये वी स्मार्ट की संपत्ति है, और कल को तुम्हें हमारे लेक्चर्स पसंद आ गए, तो तुम हमारे लेक्चर्स जब कंटिन्यू करोगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो हमें तुमसे फीस लेनी है। तो फीस लेना इनफ्लो, मतलब वो भी हमारी एसेट है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तीसरा एलिमेंट, पहला हो गया असेट, दूसरा हो गया लाइबिलिटीज, तीसरा yes still yes, the third one is capital. ये क्या होता है? ये क्या होता है? ओके, आप बोलो। जो भी अपन बिजनेस में लगा रहे हैं, अपना पैसा कि दूसरे का पैसा? अपना पैसा कि दूसरे का पैसा? तूने बिजनेस शुरू किया? हाँ, मैं वही उनसे भी आना, दूसरे से भी ले सकते हैं ना, तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तूने बिजनेस शुरू किया, कौन सा बिजनेस शुरू करना है? कुछ भी बोल। हाँ, वेरी गुड, ऑटोमोबाइल्स का। तूने ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना? तेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। बोल बेटा, तेरे को कितना चाहिए? तेरे को 1 करोड़ रुपए धंधे में लगाना पड़ेगा। तेरे पास 50 लाख रुपए लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, बाकी 50 लाख तूने उधार लिया सागर से। बता तेरा कैपिटल कितना है? 1 करोड़ कि 50? कैपिटल, पूंजी 1 करोड़ है कि 50 है? 50। बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 1 करोड़। तेरा खुद का पैसा कितना है? कैपिटल मतलब खुद का पैसा। कैपिटल मतलब खुद का पैसा। और जो दूसरे का पैसा होता है, तूने सागर से उधार लिया ना बेटा, ये तेरा कैपिटल नहीं है, ये तेरा क्या है? बोलना बेटा, सभी लोग बोलो प्लीज। लायबिलिटी। खुद का पैसा क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल मतलब खुद का पैसा। समझ आया? अरे हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? कैपिटल मतलब खुद का पैसा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा एक बात बता, अब मुझे कैपिटल पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना है मुझे। कैपिटल मतलब खुद का पैसा। आपने वो क्लास कितने बजे ख़त्म करनी थी? हाँ
ठीक है, अपने पास 10 मिनट है, टेंशन नहीं है, ठीक है। कैपिटल पे बात मुझे थोड़ा सा लंबी जाएगी अपनी, हो सकता है इसके बाद अपन क्लास ओवर कर लें आज की। कैपिटल मतलब खुद का पैसा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। बेटा नाम क्या बोला? विवेक। विवेक, तूने ऑटोमोबाइल का धंधा शुरू किया और तूने खुद का पैसा लगाया। कितना कितना लगाया विवेक ने? 50 लाख। तूने सागर से कितना उधार लिया? मैं इसको 50 ना करके 60 लिख देता हूं, 50-50 कॉमन हो जाएगा, वो थोड़ा सा समझने में आसानी नहीं होगी। 60 लाख तूने सागर से पैसा लिया, तो लोन फ्रॉम सागर, लोन फ्रॉम सागर। तूने 50 लाख और 60 लाख रुपए सागर से लोन लिया। तेरे धंधे में कितना पैसा लगा? 110 लाख, पीछे का छोड़ दो, 110 लगा तेरे धंधे में लगा। क्या करेगा? ऑटोमोबाइल में तूने पैसे लेके आए, 1 करोड़ 10 लाख हो गए, क्या करेगा बोल? इसको विवेक को हेल्प करो, क्या करना चाहिए इसको? धंधे में 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ चुके हैं, बोलो क्या करना चाहिए इसको? और तू भी खुद सोच क्या करेगा बेटा, साइंस का दिमाग लगा। धंधा शुरू करना है तेरे को, तू क्या करेगा? बिजनेस में पैसा लगा आ गया तेरे पास, तू पैसे का करेगा क्या? क्या पैसे का उपयोग करेगा बोल? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय रखूंगा। तीसरा, मशीनरी क्यों रखेगा? ऑटोमोबाइल बनाएगा कि ऑटोमोबाइल खरीद के बेचेगा? जल्दी बोल। हाँ यार, तू इतना उलझ क्यों रहा है? टेंशन मत ले। तेरे को बना के बेचना है कि खरीद के बेचना है? खरीद के बेचना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खरीद तो सही ऑटोमोबाइल। हाँ, मान ले तू बाइक का धंधा कर रहा है, तो तू बाइक्स परचेज करेगा ना? किससे परचेज करेगा? कंपनी से। एक्टिवा, होंडा एक्टिवा, एक्टिवा होंडा की है ना, होंडा एक्टिवा होती है ना, तो होंडा कंपनी से क्या करेगा? गाड़ियां खरीदेगा। तो मुद्दे की बात तो ये, तो गाड़ियां चाहिए, बोल बेटा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले, पहले कहीं जगह ले और उसको बिल्ड कर, और उसमें पूरे 1 करोड़ 10 लाख तो पूरे उसी में खत्म हो जाएंगे। तो तूने सोचा नहीं यार, किराए पे ले लेता हूं, मैं किराया भरूंगा, क्योंकि मुझे स्टॉक जमा करना है, मुझे स्टॉक चाहिए। तो तूने बोला छोड़ ये किराए विराए पर ले लूंगा, मैं स्टॉक लेके आता हूं। तो तू गाड़ियों का स्टॉक लेके आया, 70 लाख तो तूने उसी में लगा दिए, बोल बेटा हाँ कि ना? तूने फर्नीचर पे काम किया, किया 10 लाख के फर्नीचर पे काम किया, कितना हुआ? जल्दी बोल, कितना हुआ? 80 लाख पे। अच्छा, बाकी तेरे पास कैश ऑब्लिक बैंक में बच गया कितना? 30 लाख बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? बेटा ये तेरी बैलेंस शीट है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट योर बैलेंस शीट। लॉजिक क्या है? इसको हम प्यार से पुकारते हैं समझने के लिए सोर्स ऑफ फंड्स। तुम लोगों का नाम, ऑफिशियल नाम जो भी हो, घर पे मम्मी कुछ तो बुलाती होगी, पिंटू, बबलू, चिंटू या पप्पू। पप्पू नहीं रखा होगा पिंटू, बबलू, चिंटू तो कुछ तो बुलाती होगी ना। मोनू, सोनो बेबी, पता नहीं, सोना बेबी भी नहीं बोलती होगी वैसे, सोना बेबी तो कोई और बोलती होगी, ठीक है ना? तो बोलो बेटा, समझ में बात आ रही कि नहीं? तो जैसे तुम्हारा घर पे दूसरा नाम है, वैसे ही इनको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स मतलब जुगाड़, पैसे की जुगाड़। मैं पैसा कहां से जुगाड़ के लाया? आ रहा है समझ में कि नहीं? तुमने पैसा कहां से जुगाड़ा बोलो? विवेक ने पैसा कहां से जुगाड़ा? 2 जगह से। कहां कहां से? खुद का 50, बाकी का जल्दी बोलो, बाकी का सागर। तो इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। पैसा जुगाड़ा कहां से? और सोर्स तो हो गया, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। पैसा लगाया कहां पर? जुगाड़ किया, लगाया, जुगाड़ किया, लगाया। समझ आया कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? किससे लोन लिया था? सागर ने तेरे को लोन फ्री फोकट में दिया कि कुछ ब्याज लेगा तेरे से? इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? बोलना हाँ या ना। ठीक है। विवेक ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाए महीने में। 1 महीने में उसने 5 लाख रुपए कमाए। अभी उसने सागर को उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया। बोलो हाँ या ना। नहीं दिया। बताओ 5 लाख रुपए विवेक खुद अपने पास रख लेगा कि उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सागर को ब्याज का अमाउंट दे?
जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है बॉस, जल्दी बोलो, बनती है कि नहीं बनती है? उसने सागर को दिए 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट, बाकी 2 लाख रुपए किसके? सागर वो है, बाकी 2 लाख रुपए किसके? विवेक के, मतलब बिजनेसमैन के। चलो विवेक और सागर छोड़ दो, बाकी 2 लाख रुपए किसके हुए? बिजनेसमैन के। ये 2 लाख रुपए किसके हुए बेटा? बोलना बेटा। तो बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन ने कितना पैसा लगाया था? अब बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए तो पहले से ही लगा लिया था और उस पे 2 लाख का उसको फायदा हुआ। अब टोटल बिजनेसमैन का पैसा कितना लगा हुआ है? बिजनेसमैन का पैसा कितना लगा हुआ है? 52। 52 कैसे? 50 तो उसने लगा लिया और 2 लाख उसको बिजनेस ने कमा के दिया। हाँ, कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो मान के चलते हैं बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। तूने बिजनेस को 50 लाख दिए और सागर से लेके भी 60 लाख दिए और तूने उसको बोला ए बिजनेस, ए ऑटोमोबाइल, मेरे को कमा के दे। तेरे को उसने कमा के दिया, कितना कमा के दिया? बोलना यार, 5 लाख कमा के दिया। 5 में से तूने 3 लाख रुपए किसको देना है? सागर को, उसको तो देना पड़ेगा। बाकी कितना बचा? ये 2 लाख तू जाके किस में जमा करेगा? कैपिटल में। मतलब बिजनेस तेरे को बोलेगा ओ भाई ओ भाई ओ ओनर ओनर ओनर, तूने 50 दिए थे मुझे, 2 लाख में ऐड कर रहा हूं, मेरे ऊपर तेरे कितने हो गए? मेरे ऊपर तेरे कितने हो गए? 52 लाख। बोल बेटा हाँ या ना। यहीं पर अगर बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस 5 लाख ना कमाता, 2.5 लाख कमाता, कितना कमाता? बोल बेटा जल्दी बोल। 2.5 लाख कमाता, पर उसको सागर को ही इंटरेस्ट देना है 3 लाख रुपए का। सर कैसे देगा? 2.5 लाख कमाया है, उसका कैश रखा है ना 30 लाख का। धंधे में 30 लाख कैश भी तो रखा है। बोलना हाँ या ना। नुकसान कितना हो गया ओनर को? 50,000 का नुकसान हुआ कि नहीं? तो ये नुकसान कहां जाएगा? नुकसान से तुम्हारी कैपिटल गिरेगी कि बढ़ेगी? बोलो बेटा, गिरेगी कि बढ़ेगी? गिरेगी। अब तेरी कैपिटल कितनी बच गई? 49.5। ये कौन किसको बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है बिजनेसमैन को। ओ बिजनेसमैन, ओ बिजनेसमैन, तूने 50 दिए थे? बोलना हाँ। हाँ, मैंने मुंह काला करवाया तेरा। तूने 50 दिए थे, मैंने मुंह काला करवा दिया, मतलब लॉस में हूं भाई। कितने से मुंह काला करवाया? 50,000 से। हाँ बोलना बेटा, मैंने 50,000 से क्या करवाया? मुंह काला करवाया। मतलब अब मेरे को तेरे को सिर्फ 49.50 देने। मतलब तूने जो धंधे में 50 लाख लगाए थे ना, उसमें से 50 लाख में से मैंने तेरे 50,000 निकाल के सागर को दे दिए, क्योंकि भैया कम पड़ रहे थे। अब कितने बचे? 49.5। तो कैपिटल बढ़ता क्यों जाता है? क्योंकि इनकम होती जाती है। कैपिटल घटता क्यों जाता है? क्योंकि लॉसेस होते हैं, तो हम उस कैपिटल से पैसे निकालते रहते हैं। कभी सोचा है कि एक धंधा जब लॉस मेकिंग होता है तो अल्टीमेटली वो बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि कैपिटल धीरे 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 खत्म हो जाता है। तू अगर बिजनेस में, धंधे में लॉस करेगा तो तेरा बिजनेस जो है, तू तो बिजनेसमैन है, तेरा बिजनेस जो है वो भरपाई कहां से करेगा? तेरी पूंजी से करेगा भरपाई। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी 50,000 की भरपाई कहां से हुई? जल्दी बोलो, 50,000 की भरपाई कहां से हुई? कैपिटल से हुई कि सागर के लोन से हुई? ऐसा होगा क्या कि सागर को मुझे 3 लाख रुपए का ब्याज देना था, आया वो मेरे पास, मैंने बोला ये 2.5 लाख, सागर बोलेगा बाकी भक्त तेरी। क्या ऐसे बोलेंगे क्या? जल्दी बोल। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दे रहा हूं, रुक जाओ, मैंने कैपिटल से निकाला और मैंने तेरे को दे दिया। सर कैपिटल से थोड़ी निकाला, मैंने तो कैश से निकाला। अरे भाई मेरे, ये जितना भी है ये कहां से मिला है? ये सब आया कहां से? कैपिटल और सागर से। तो इसको तो कम नहीं कर सकता, तेरे को किसको कम करना पड़ेगा? कैपिटल को। समझ आया? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कैपिटल का? हाँ बेटा, इसका मतलब बिजनेस आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तेरा कैपिटल बढ़ेगा। बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, रिड्यूस होगा, तो तेरा कैपिटल घटेगा अल्टीमेटली। बोल बेटा समझ में आएगी नहीं? एक ऐसा दिन आया कि तेरे को अपना बिजनेस धंधा बंद करना पड़ा। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही अभी हालत खराब चल रही है, तूने प्लान ही गलत किया था। तुम सुना नहीं? अभी डीजल कार खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। पेट्रोल कार भी आने वाले, तुम देख लेना, आने वाले 5 से 6 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे अच्छे से। हालत खराब चल रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे छूट देना शुरू कर दिए। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे छूट देना शुरू कर दिए, तो ऑटोमोबाइल का जो एग्जिस्टिंग धंधा है, सभी कंपनी लॉस मेकिंग में है।
तो सोचो मुझे, अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग में हो गई और अंत में वो बेचारी रो दी कि भाई हमें नहीं करना है धंधा, तो बताओ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस तुम बंद कर रहे हो बेटा, विवेक तुम बिजनेस को बंद कर रहे हो, बताओ क्या करोगे? बिजनेस को बंद कर रहे हो और सागर को मालूम पड़ गया कि तुम धंधा नहीं चला पाए, तो सागर को उसका पैसा वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? कि वो चैरिटी कर रहा है? हाँ चाहिए ना? तू कहां से पैसा देगा उसको? सर मेरे पास जितनी भी असेट्स हैं मैं सबको बेचूंगा औने पौने दाम में। बोलो हाँ या ना? जोश ही नहीं है साला तुम लोगों में। बोलो औने पौने दाम में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? सर बेच दिया, औने पौने दाम में बेच दिया। मान लो तुमने औने पौने दाम में बेचा और तुम्हें वसूल हुए 90 लाख। कितना? बोलो हाँ कि ना? 90 लाख वसूल हो गए। एक काम करता हूं, मैंने 50 लगाए थे, मैं अपना 50 अलग कर देता हूं, बाकी सागर को दे दूंगा, बक्सा ले। ठीक है? जल्दी बोलो। सागर तू तो मना ही करेगा ऑब्वियसली भाई। हाँ तू बोल। नहीं क्यों? पहले सागर को देना पड़ेगा, फिर मुझे जो बचेगा वो मैं लूंगा। अच्छा मतलब पहले उसको देना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम सभी लोग एक ही बात बोलोगे कि पहले उसी को देना पड़ेगा। बोलो ना, बोल बेटा, पहले उसको देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हाँ अब देखो क्या हुआ, 90 लाख मिले, सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे आउटसाइड लाइबिलिटीज को पहले देना पड़ेगा। बिजनेस 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 विवेक को बुला के बोल रहा है, ओ बिजनेसमैन मैं तेरे को तेरे पैसे दे दूंगा, बट जो एंड में बचेगा सिर्फ उतना ही दूंगा। पहले सागर को बुलाऊंगा, ये ले अपने पैसे, फिर जो अंत में बचेगा वो तेरा। कुछ आया समझ में कि नहीं? इसका मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सागर के लिए पहले है कि ओनर के लिए पहले है? जल्दी बोलो। सागर लोन के लिए पहले है कि ओनर के लिए है? सागर के लिए, क्योंकि यहां मुझे आउटफ्लो देना ही देना है। ओनर को तो साला अंत में बचा नहीं बचा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी नहीं? तो बेटा मैं आपको थोड़ी देर से ना इतना ही ये समझाना चाह रहा हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। लायबिलिटी और कैपिटल में बहुत बड़ा फर्क है। लायबिलिटी मतलब जहां पर हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें देना है, और कैपिटल मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बचा तो तू ले ले, नहीं बचा तो घंटा। समझ में आया कि नहीं? सो कैपिटल इज नॉट द ऑब्लिगेशन, liability is the obligation. Do you understood the point? Guys tell me please, do you understand the point? So capital is not the obligation but liability is the obligation. जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले किसको पे करना पड़ता है? लाइबिलिटी को, ना कि कैपिटल को। इसका मतलब कल को मैंने अगर सागर को पैसे नहीं दिए तो क्या सागर कोर्ट में जा सकता है? हाँ? पर अगर कल को मैंने सागर को पैसे दे दिए और मैंने इसका कैपिटल इसको नहीं चुकाया, मैंने मतलब मैं बिजनेस हूं, मैं जीता जाता इंसान नहीं हूं, मान के चलो मैं ऑटोमोबाइल का बिजनेस हूं, और मैंने उसको पैसे उधार वापस नहीं किया, उधार थोड़ी था, वैसे भी कैपिटल था, मैं 50 लाख नहीं दे पाया, कितने बचेंगे? 90 में से 60 गए, कितने बचेंगे? 30 मैंने ओनर को वापस कर दिए। क्या ये मेरे खिलाफ जाएगा? क्या मेरे पास, मेरे क्या कोर्ट में जाएगा क्या कि मैंने ऑटोमोबाइल का धंधा शुरू किया, देखो ये ऑटोमोबाइल ने मेरे को पैसे वापस नहीं किए? ये कर सकता है क्या? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं लाइबिलिटी कैन क्लेम ऑन द कंपनी। बोलो, लाइबिलिटी होल्डर कैन क्लेम ऑन द कंपनी बट कैपिटल कैन नॉट क्लेम ऑन द कंपनी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर? सो बेटा मेरी बात को समझ गए होगे आप कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अभी मैंने आपको 3 बेसिक एलिमेंट्स बताए। कौन कौन से एलिमेंट्स बताए? असेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल। असेट मतलब संपत्ति जिसके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो बेटा, और जिससे हमें फायदा मिले, उस रजिस्टर से उसको फायदा तो मिलेगा ना। अच्छा, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, जहां हमें कुछ आउटफ्लो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैपिटल मतलब खुद का पैसा, खुद की पूंजी, खुद का पैसा। याद रखना, बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया था कि 50 उससे लिया, 50 अपना लगाया, पर पूरा का पूरा तुम कैपिटल बोल रहे थे। याद है कि नहीं? कैपिटल मतलब क्या? खुद का पैसा। अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ, असेट खुद का नहीं, असेट बिजनेस का होता है। पैसा तूने अपना लगाया, इसका लगाया, फिर बिजनेस में तूने असेट डेवलप किए, तो ये असेट किसका है? असेट बिजनेस का है।
कल को अगर बेचना पड़ेगा तो असेट को बेच के सबसे पहले उसको जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो कैपिटल खुद का लगाया हुआ पैसा, लोन या जो भी चीज लाइबिलिटी बाहर ही लगाया हुआ पैसा। लोन के लिए हमारी ऑब्लिगेशन है, कैपिटल के लिए हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो हमारा कैपिटल घटेगा, बट सामने वाले लोन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मेरी बात क्लियर है कि नहीं? मुझे लगता है आज का लेक्चर यहीं पर अपन ओवर करते हैं, ज्यादा मैं तुम लोगों को भारी नहीं होने दूंगा। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी, कोई भारी वारी तो नहीं, बिल्कुल बेसिक थी। अपन ने, मैंने आपको बोला था कि शुरू के 3-4 दिन आपको बेसिक ही जाएगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला हूं कि मैं आपको इस पहली क्लास से ही जर्नल एंट्री करवाना शुरू कर दूं, नहीं। थोड़े दिन आप आराम से मस्त मजे करो, टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे अपन। चलेगा बेटा? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।